शक्ति पृथक्करण का जो पहला प्रयोग है वो अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया था। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का जो आधार होता है वो होता है रूल ऑफ लॉ। लेकिन कुछ आलोचकों का ये भी कहना है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वयं सुप्रीम कोर्ट वायलेट कर रहा है, जिसे न्यायिक सक्रियतावाद के नाम से जाना जाता है। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार के शक्ति पृथक्करण को नहीं अपनाया, बल्कि इसके मूल आधार को अपनाया है। अमेरिका में विधि निर्माण करने का अधिकार कांग्रेस को है और उन विधियों को लागू करने का कार्य अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का जो आधार होता है वो होता है रूल ऑफ लॉ, जिसके द्वारा व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा की जा सकती है, क्योंकि शक्तियों का केंद्रीकरण व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक होता है। शक्ति का पृथक्करण सरकार की शक्तियों को सीमित करने में सहायक है। शक्ति के पृथक्करण से स्वतंत्रता का संरक्षण संभव है। शक्ति पृथक्करण का जो पहला प्रयोग है वो अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया था। इसके लिए उन्होंने 3 आधारों को माना था, जिसमें से पहला है सरकार के एक ऑर्गन्स का इंटरफेरेंस दूसरे ऑर्गन में नहीं होना चाहिए। सरकार के सभी ऑर्गन्स के जो ऑफिसर्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए और सरकार के सभी अंगों के कार्य भी पृथक होने चाहिए। इसी सिद्धांत के आधार पर अमेरिका के अंदर अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जहां पर कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका तीनों के ही कार्य निर्धारित किए गए हैं और उनकी शक्तियों का भी निर्धारण किया गया है। इसके साथ ही शक्ति पृथक्करण के साथ नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया गया है, जहां कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित और विधायिका कार्यपालिका के कार्यों की निगरानी करती है। इसके साथ ही न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों पर नियंत्रण बनाए रखती है। अमेरिका में विधि निर्माण का अधिकार कांग्रेस को है, जबकि विधियों के क्रियान्वयन का अधिकार राष्ट्रपति को है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है। अमेरिका में कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के पहले पद से नहीं हटाया जा सकता। इसके साथ ही राष्ट्रपति प्रतिनिधि सदन को भंग भी नहीं कर सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का सदस्य होने के लिए यह आवश्यक है कि वे विधायिका के सदस्य नहीं होने चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों के लिए है, जबकि सीनेट का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए और प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही कार्यपालिका और विधायिका के निर्वाचन प्रक्रिया भी अलग अलग प्रकार से तय की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन इस प्रकार के शक्ति पृथक्करण की कुछ कमियां भी हैं। इनमें तीनों ही अंगों के बीच में संघर्ष बनने की संभावना रहती है। यदि विधायिका बजट पारित ना करे तो कार्यपालिका को खर्च करने के लिए बजट प्राप्त नहीं होगा। न्यायपालिका विधायिका के कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर सकती है और न्यायपालिका तीसरे सदन के रूप में कार्य करने लगती है। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार के शक्ति पृथक्करण को नहीं अपनाया, बल्कि इसके मूल आधार को अपनाया है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंदर सारी शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं, जबकि संसदीय प्रणाली के अंदर सारी शक्तियां मंत्रिमंडल के अंदर निहित होती है, जिससे शक्तियों का दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग होना चाहिए। इसलिए वर्ष 1973 में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता पारित की गई, जिसके अनुसार जिला मजिस्ट्रेटों से न्यायिक शक्ति लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दे दी गई। वर्तमान में न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों का भारत में पूर्ण पृथक्करण किया गया है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में भी स्वीकार किया गया है। भारत में सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और तीनों की शक्तियों को अलग अलग प्रकार से निर्धारण भी किया गया है। भारत के संसदीय शासन में भी शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है। इसके अनुसार संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है और न्यायपालिका को संसद के कार्यों के पुनरावलोकन का अधिकार है। कार्यपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित लॉ को एग्जीक्यूट करने तथा नीति निर्माण का भी अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार संसद न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन से वंचित नहीं कर सकती। न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत पारित करते हुए कहा कि संसद को संविधान के संशोधन की शक्ति प्राप्त है, परंतु उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। इसलिए संसद संविधान का संशोधन तो कर सकती है, परंतु पूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकती। आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित मेरी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियों को अलग अलग प्रकार से वर्णित किया गया है, लेकिन यह अमेरिकी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से अलग भी है। जिस प्रकार से संसद के बनाए हुए कानूनों को न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन करता है, उसी प्रकार संसद को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह जजों को हटा सके। अनुच्छेद 122 में यह कहा गया है कि न्यायपालिका संसद की प्रक्रियाओं की वैधता की जांच नहीं कर सकती है,
लेकिन उच्चतम न्यायालय को संविधान में संघीय विवादों को हल करने की शक्ति प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय को नदी जल विवाद तथा संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय लेन देन से संबंधित मामलों में सुनवाई का अधिकार भी नहीं दिया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण के विचार को अपनाया है। इसी प्रकार संसद को सामाजिक न्याय के नियमों को लागू करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया, यानी कि उनको गार्जियन बनाया गया है। लेकिन कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वयं सुप्रीम कोर्ट वायलेट कर रहा है, जिसे न्यायिक सक्रियतावाद के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सरकार और न्यायपालिका के बीच में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। सरकार कॉलेजियम प्रणाली को हटाकर एनजेसी संस्था लाना चाहती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं असंवैधानिक घोषित कर दिया था। एनजेसी और कॉलेजियम से संबंधित आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। भारत के अंदर संसदीय शासन को अपनाया गया है, जिसकी मूलभूत विशेषता यही होती है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच में सम्मिश्रण पाया जाता है। जैसे कि कार्यपालिका का सदस्य होने के लिए विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है। इसलिए भारत के अंदर कार्यों का पृथक्करण किया गया है, ना कि शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। इसलिए भारत में सरकार के तीनों अंग एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के केंद्रीकरण से राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो सकता है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में इस प्रकार के खतरे को कम किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।